साल 1991 से जापान माउंट इकेनो के नीचे अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना रहा है जिसमें 50,000 टन पानी स्टोर किया जाएगा। इसीलिए नहीं ताकि उसे पिया जा सके, बल्कि इसीलिए ताकि यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट किया जा सके। जी हाँ, वही न्यूट्रिनोज जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, जिन्हें किसी टेलीस्कोप तो क्या माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देखा जा सकता और जिन्हें कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, उन्हें आखिर एक वाटर टैंक की मदद से कैसे खोजा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, इस मामले में सबसे पहला सवाल यही आता है कि न्यूट्रिनो आखिर है क्या, जिसको डिटेक्ट करने के लिए जापान की सरकार इतना अंधा पैसा खर्च करने को तैयार है। तो जरा गौर से सुनना। देखो, न्यूट्रिनो को आप एक तरीके से फिजिक्स का घोस्ट पार्टिकल कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं, मगर ये ना तो कभी किसी के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही इनका साइज इतना बड़ा होता है कि इन्हें हमारी करंट माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट किया जा सके। अब इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि इस वक्त हर सेकेंड हमारी बॉडी से करीब 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज आर पार हो रहे होंगे, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता है और ना ही हमारी बॉडी पर इसका कोई असर हो रहा है। अब देखो, एज ए साइंस लवर ना, हमारा काम केवल चीजों को सुनना नहीं है, बल्कि उन पर सवाल उठाना भी होता है, विच लीड अस टू द क्वेश्चन कि आखिर क्यों न्यूट्रिनो किसी चीज से रिएक्ट क्यों नहीं करता और अननोटिसेबली पार क्यों हो जाता है। वेल, इसके पीछे ना 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ चार्ज। देखो, किसी भी चीज को किसी भी चीज से रिएक्ट करने के लिए चार्ज की जरूरत होती है, फिर चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। किसी चार्ज के ही प्रेजेंस में दो चीजें एक दूसरे से रिएक्ट करती है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या फिर रिपल्सन का हो। लेकिन अगर किसी चीज का कोई चार्ज ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे करेगा। अब चूंकि न्यूट्रिनोज के पास किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, इसीलिए वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते और अननोटिसेबली पास हो जाते हैं। रीजन नंबर 2 इज लो मास। देखो, न्यूट्रिनोज इस ब्रह्मांड का अब तक का ऑब्जर्व किया गया लीस्ट मास वाला पार्टिकल है, जिस वजह से ये किसी भी पार्टिकल या इवन सब एटॉमिक पार्टिकल से भी कोलाइड करता भी है तो उस पर भी कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं छोड़ता। फॉर इलस्ट्रेशन, अगर आप बॉलिंग वाली बॉल पर किसी कॉटन बॉल को मारेंगे तो बॉलिंग बॉल की पोजीशन पर शायद कोई असर भी नहीं होगा, क्योंकि कॉटन बॉल का मास बॉलिंग बॉल के आसपास भी नहीं आता। रीजन नंबर 3 इज वीक ग्रेविटी। देखो, जब आप दो बॉल्स को एक दूसरे की ओर फेंकते हैं ना, तो वो एक दूसरे से इसीलिए टकराती है क्योंकि उन पर आपने फोर्स अप्लाई किया रहता है। एक स्टार अगर दूसरे स्टार के करीब हो तो दोनों एक दूसरे के और करीब इसीलिए आते रहते हैं क्योंकि दोनों की ग्रेविटी बड़ी ही स्ट्रांग होती है। अब न्यूट्रिनो की ना तो ग्रेविटी स्ट्रांग है, ना ही उसकी इंडिपेंडेंट फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, जिस वजह से बहुत क्लोजली गुजरने के बावजूद भी न्यूट्रिनोज किसी भी पार्टिकल से ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्ट्रांग इंटरेक्शन करते हैं। अब ये 3 कारण है कि न्यूट्रिनोज किसी भी दूसरे पार्टिकल के साथ रिएक्ट नहीं करते और एटम्स के बीच की खाली स्पेस से पास होकर आगे बिना उसे डिस्टर्ब किए बढ़ते रहते हैं। हालांकि एक ऐसी कंडीशन भी होती है जब ये किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और वो कंडीशन तब आती है जब कोई न्यूट्रिनो एग्जैक्टली किसी एटम के न्यूक्लियस को हिट करता है या न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन से टकराता है। मगर ये कोलिजन इतना आसान नहीं होता। देखो, किसी एटम के अंदर इतनी खाली स्पेस होती है कि मैक्सिमम केसेस में न्यूट्रिनोज उस एम्प्टी स्पेस से ही पास कर जाते हैं, जिस वजह से बहुत रेयरली ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें न्यूट्रिनो की किसी न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन से टक्कर होती है। अब देखो, जब जब ये कोलिजन होता है ना, तब ये न्यूट्रिनोज अपनी एग्जिस्टेंस का सबूत हमें देते हैं। और दोस्तों, माउंट इकेनो के अंदर ये स्ट्रक्चर कोई पानी की टंकी नहीं है, बल्कि इसी एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट करने वाली ऑब्जर्वेटरी है। तो साल 1983 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने एक अंडरग्राउंड माइन में कामियोका ऑब्जर्वेटरी बनाई थी ताकि प्रोटॉन डीके होता है या नहीं इसका पता लगाया जा सके। और इस ऑब्जर्वेटरी में लगाए गए डिटेक्टर्स का नाम था कामियोका न्यूक्लियन डीके एक्सपेरिमेंट डिटेक्टर, शॉर्ट में कामियोकांडे। इस डिटेक्टर में एक टैंक बनाया गया जिसमें करीब 3400 टन प्योर वाटर भरा गया और 1000 फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स लगाए गए। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, जिसे पीएमटी कहते हैं, ऐसे अल्ट्रा सेंसिटिव लाइट डिटेक्टर्स होते हैं जो छोटी से छोटी और डिम से डिम सिग्नल और लाइट वेव्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर प्रोटॉन डीके का तो पता नहीं लग पाया, पर जब बाद में कुछ अपग्रेड्स किए गए तो ये ऑब्जर्वेटरी एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर की तरह काम करने लगी और ये इतना सक्सेसफुल साबित हुआ कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखो, इस डिटेक्टर ने ना सिर्फ साल 1987 में SN
1987 ए सुपरनोवा से निकलने वाले न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट किया था, बल्कि साल 1988 में पहले सोलार न्यूट्रिनोज का पता लगाने के साथ साथ वैज्ञानिकों को पहली बार यह डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि हमारा अपना सूरज न्यूट्रिनोज का कितना एक्टिव सोर्स है। अब इन्हीं अल्टीमेट बेंचमार्क्स और रिजल्ट्स की वजह से यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट ऑफ टोक्यो के सामने प्रपोजल रखा सुपर कामियोकांडे को बनाने का, जिसमें कामियोकांडे से 15 गुना ज्यादा पानी और 10 गुना ज्यादा पीएमटीज इंस्टॉल करने की मांग रखी गई। नाउ फॉर्चुनेटली साल 1991 में जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस, स्पोर्ट्स एंड कल्चर ने प्रपोजल अप्रूव कर लिया और प्रोजेक्ट की $100 मिलियन की फंडिंग दी। इनिशियली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने भी करीब $3 मिलियन फंड किए और कुछ रिसोर्सेज भी। साल 1996 में शुरू होने से लेकर अब तक इसमें 4 फेजेस में ऑब्जर्वेशन करी जा चुकी है। लेकिन साल 2027 से जो इसका अगला न्यूट्रिनो डिटेक्शन फेज शुरू होने वाला है ना, वो काफी खास और एडवांस होने के साथ साथ हिस्टोरिक भी होने वाला है। देखो, इस नए एसके डिटेक्टर को क्रिएट करने के लिए एक ऐसा टैंक बनाया जा रहा है जिसके अंदर करीब 50,000 टन अल्ट्रा प्योर वाटर स्टोर करने के साथ साथ उसके इनर वॉल्स पर 13,000 पीएमटीज इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जो श्रेंकोव लाइट डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन करी गई है। और ये श्रेंकोव लाइट्स या श्रेंकोव रेडिएशन ही न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने का साधन होते हैं। अब भला ये श्रेंकोव रेडिएशन क्या है, चलो इसे समझते हैं। देखो, जब लाइट कभी भी किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम या पानी जैसे किसी जगह से गुजरती है तो रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब इसका मेजर कारण होता है पानी की डेंसिटी। जब लाइट हवा में ट्रैवल करती है तो उसे उतने मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते, पर वहीं जब लाइट पानी में एंटर करती है तो उसके पाथ में पहले से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पड़ते हैं जो उसके लिए एज बैरियर एक्ट करने लगते हैं। हालांकि इसी के ऑपोजिट अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पानी में नॉर्मल लाइट स्पीड या उससे तेज रफ्तार से ट्रैवल करता है, तब उस लाइट स्पीड से ट्रैवल करते पार्टिकल के बाकी वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करने की वजह से बहुत कम समय के लिए ही सही पर एक लाइट एमिट होती है। उसी लाइट को श्रेंकोव लाइट के नाम से जाना जाता है। नाउ अनलाइक लाइट, चूंकि न्यूट्रिनोज आसपास की सराउंडिंग से रिएक्ट नहीं करते, इस वजह से वाटर में एंटर करने के बावजूद न्यूट्रिनोज की स्पीड कांस्टेंट ही बनी रहती है, which is almost equivalent to light speed। अब उसी लाइट स्पीड पर जब रेयरली ही सही पर ये न्यूट्रिनोज पानी के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, जैसा हमने आपको कुछ देर पहले बताया था, तब ये न्यूट्रिनोज उस इलेक्ट्रॉन को कोलिजन के बाद वाटर मॉलिक्यूल से सेपरेट कर देता है, मेकिंग दैट चार्ज्ड पार्टिकल्स ट्रैवल एट ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट। और वाटर मॉलिक्यूल से सेपरेट हुए उस चार्ज्ड पार्टिकल का चंद समय के लिए ही हाई स्पीड में ट्रैवल करना श्रेंकोव रेडिएशन के रिलीज में रिजल्ट करता है। अब देखो, जब भी ऐसा कुछ इस प्योर वाटर में घटेगा, इस स्ट्रक्चर में लगे पीएमटीज उसे डिटेक्ट करके कैप्चर करने की और उससे रिलेटेड डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लाइक वो न्यूट्रिनो कौन सी डायरेक्शन से आया था, उसका ओरिजिन क्या है, वगैरह वगैरह। एंड दिस कुड हेल्प अस रिवीलिंग मोर एंड मोर अबाउट द यूनिवर्स। नाउ ये सिग्नल बहुत ही बारीक होते हैं, जिस वजह से इसको नोटिस करने के लिए वाटर का प्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना प्योर कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी छोटे से छोटा माइक्रोब्स भी ना रहे। 50,000 टन ऑफ प्योर डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, क्योंकि देखो जरा सा भी कंटेमिनेशन ना न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने की पीएमटीज की कैपेबिलिटी को बाधित कर देती है। और इस लेवल तक प्योर बनाने के लिए ना सिर्फ इस पानी को कई बार प्रोसेस किया गया है, बल्कि अल्ट्रावायलेट रेज से भी क्लियर किया गया है, ताकि सारे बैक्टीरियाज और अनवांटेड पार्टिकल्स को हटाया जा सके। एंड यू वोंट बिलीव, बट ये पानी अब इतना ज्यादा साफ हो चुका है कि ये पूरी तरह एसिडिक बन चुका है। हालांकि इतना सब कुछ सुनने के बाद सबसे कॉमन सवाल यही आता है कि सरकार इतना फालतू पैसा खर्च ही क्यों कर रही है। तो देखो, इसके भी दो बड़े ही आसान से जवाब है। पहला तो ये कि इस ऑब्जर्वेटरी से ह्यूमैनिटी की स्पेस साइंस को लेकर क्लैरिटी बढ़ने के साथ साथ हम एंटी मैटर जैसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जानने की कोशिश शुरू कर पाएंगे। और दूसरी चीज जो हम जनरल लोगों के लिए है, वो है न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। देखो, साल 1956 में सबसे पहले न्यूट्रिनो तभी खोजा गया था जब उसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा रिलीज किया गया था। और चूंकि अब हम एनर्जी के अल्टरनेटिव्स में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी हेवीली कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या पता न्यूट्रिनोज पर होने वाली ये खोज हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज करने का एक ऐसा तरीका दे दे जो आगे आने वाले समय में सूर्य से निकलने वाले न्यूट्रिनोज को यूटिलाइजिंग बनाकर हमें एक नया और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स दे दे। हालांकि जाते जाते आपके लिए एक सवाल
सवाल है और वो ये है कि ऑब्जर्वेटरीज को हर बार पहाड़ के नीचे या अंडरग्राउंड ही क्यों बनाया जाता है? वेल, जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले जापान के इस सीक्रेट माउंटेन के बारे में। दोस्तों, अगर आप नए उस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो आपको ये वाला वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसमें हमने बात किया है जापान के सामने मिले एक ऐसे लॉस्ट पिरामिड सिटी के बारे में, जहां पर आप डाइव करके जा भी सकते हो अगर आप कभी जापान घूमने जाओ तो। लेकिन आखिर इस सिटी को किसने बनाया? क्योंकि करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस सिटी को किसी इंसान ने तो बिल्कुल भी नहीं बनाया था, पर आखिर किसने बनाया? यहाँ पर टैप करके जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।